नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर है एटम। एटम, नेक्स्ट चैप्टर नेम है एटम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कहा गया था पुराने जमाने में कि जो एटम है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। दुनिया का सबसे छोटा चीज को ही एटम माना गया था। लेकिन इससे भी अब छोटे छोटे चीजें आ चुके हैं जिनके बारे में आप लोग, चूंकि अभी सीबीएसई ने अपडेट नहीं किया तो हम उसका नाम भी नहीं लेंगे, अच्छी बात नहीं रहेगी। एक बात आप याद रखिए कि अभी तक आपके लिए सबसे छोटा चीज क्या है, एटम, है ना। नहीं तो वो भी नाम लेंगे, वो भी एग्जाम में आप लिख देंगे तो कहेंगे कि तो काम गड़बड़ा जाएगा। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज कॉल्ड एटम। एटम का सबसे पहले कहानी सुनाने का काम किया था किसने, सबसे पहले किया था जे जे थॉमसन। शायद आपको याद होगा वाटरमेलन मॉडल, है ना, वो क्या बोलते थे उसको, तरबूज वाला मॉडल। वाटरमेलन मॉडल ये कहता था, पढ़ना नहीं, बस हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि एक वाटरमेलन होता था, एक तरबूज होता था। इस तरबूज के अंदर इतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस एम्बेडेड हुए करते थे, होते थे कि इन द होल, ये पूरा का पूरा, ये पूरे तरबूज को माना गया था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसके अंदर इतने नंबर ऑफ जो बीज होते ना इसके, ब्लैक ब्लैक, उसको नेगेटिव चार्ज माना था उन्होंने। बोला कि इतने नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे कि इन द होल ये पूरा का पूरा एटम कैसा होगा, न्यूट्रल। यही बात किसने बोला था, जे जे थॉमसन ने। रुक जा बच्चों। तो जे जे थॉमसन ने क्या बोला कि एक वाटरमेलन को उन्होंने कैसा माना, एक पॉजिटिव चार्ज माना, जे जे थॉमसन मॉडल। वाटरमेलन को पॉजिटिव माना और इस वाटरमेलन के अंदर जितने बीज थे, सीड्स थे ना, उनको क्या माना, नेगेटिव चार्ज माना। और बताया कि इसके अंदर उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे जिसकी वजह से पूरा का पूरा एटम कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ये बात किसने बोला था, जे जे थॉमसन ने। ये चले गए, कुछ ना कुछ इनके अंदर कमियां थी, बहुत बड़ी कमी थी, है ना। इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में नाम नहीं लिया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करा इसके बारे में, ऑर्बिट्स के बारे में नाम नहीं लिया, बहुत कमियां थी इनके अंदर। तो जिसको किसने दूर किया, अगला जो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। सिर्फ रदरफोर्ड ने ही नहीं किया था उसको, उसमें दो और साइंटिस्ट थे, जाइजर एंड मार्सडन। इसमें दो और साइंटिस्ट थे, कौन कौन थे, जाइजर एंड मार्सडन। ये होगा आपके पास, एक्सपेरिमेंट का नाम था, बहुत फेमस हुए रदरफोर्ड, जिसकी वजह से इसको रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। आप इसको बोल सकते हैं रदरफोर्ड एंड जाइजर, रदरफोर्ड क्वामा नॉट एंड, GIGER, जाइजर, GEI नॉट GEI, GEIGER, जाइजर एंड मार्सडन, MARS, जाइजर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट। बहुत बार बोर्ड में बच्चे धोखा खाए हैं, 99% बच्चे पढ़ के जाते हैं सिर्फ रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, लेकिन बहुत बार बोर्ड में ये आया हुआ है जाइजर एंड मार्सडन एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करिए। तो लड़के कहेंगे ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, ये वही एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में किसने बात किया था, किसने बात किया था, रदरफोर्ड जी ने बात किया था। क्या बात किया था, एक छोटा सा आपको हम क्लिप भी दिखाऊंगा, पहले हम आपको समझा लेता हूं अपने तरीके से। क्या था, मेरे पास एक कुछ इस प्रकार से या मान लो मैंने एक ये रखा सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये क्या है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। समझिएगा एक्सपेरिमेंट, शायद आपने ये एक्सपेरिमेंट भी बचपन में किया है, उम्मीद है कि सबको पता होगा। ये आपके पास एक स्लिट का काम करेगा, ठीक है, ये एक स्लिट का काम करेगा, यहीं से अल्फा पार्टिकल निकलेगा और ये रहा आपके पास एक बड़ा सा स्क्रीन, बना देते हैं इसको हम लोग। ठीक है,
अब थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। इन्होंने क्या लिया था, एक गोल्ड फॉयल लिया था लाइक दिस, बहुत पतला। ये आपके पास है गोल्ड फॉयल। इसका कलर मैं कुछ और कर देता हूं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ बच्चों, ये अल्फा पार्टिकल्स निकले ऐसे, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे ये स्कैटर्ड, सीधा नहीं जाएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा, सीधा नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे स्कैटर्ड हुए। कुछ अल्फा पार्टिकल्स वापस अपने पाथ पे रिट्रेस कर गए, और यहां पर ZnS जिंक सल्फाइड की क्लोटिंग कोटिंग थी इसके ऊपर सरफेस पे, और यहां पर आपके पास एक क्या लगा हुआ था, माइक्रोस्कोप है, मान लीजिए मूवेबल माइक्रोस्कोप, मूवेबल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अब इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग समझते हैं। ये तो सिंपल सा फिगर है जो बोर्ड एग्जाम में आपको बनाना होता है कि भाई ये पुराना जमाने वाला 9th क्लास में था कि सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल गया, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए, कुछ ऐसा हुआ कुछ ऐसा हुआ, और यहाँ पे जब स्क्रीन पे हिट किया तो स्क्रीन पे स्क्रिंटिलेशन, छोटे छोटे रास्टर प्रोड्यूस हुए। मोबाइल डिटेक्टर देखने लगा कहाँ कहाँ स्क्रीन पे डिटेक्ट हो रहा है, तो उससे उसने बताया कि भाई हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आकर के हिट, सॉरी यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आकर के हिट कर रहा है, तो अलग अलग एंगल पर। फिर इसी को देखने के बाद उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन बनाए। अब मेन ऑब्जर्वेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये फिगर तो आपका जनरल फिगर है, मेन ऑब्जर्वेशन क्या कहता है ये समझिएगा। देखिए मैं बना रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज। मेन ऑब्जर्वेशन ये आपके पास है, देखो बोला क्या कि बहुत सारे, इसका ऑब्जर्वेशन में क्या पाया उन्होंने, बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स है गोज विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल उस, ये पूरा आपके पास ये एटम था, मैं बना देता हूं खूब बड़ा सा एटम, ये है आपके पास पूरा एटम। ठीक, तो बहुत सारे जो आपके पास अल्फा पार्टिकल्स है जिसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रही है, वो सीधा सीधा चले गए ऐसे से, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे चले गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। जा रहा है क्या, है ना। उन्होंने बताया कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहां तक गए और इसके बाद कुछ उनके पास इस तरीके से डिफ्लेक्शन दिखाई दी। ऐसे कुछ अल्फा पार्टिकल्स गए, एंगल बढ़ गया और ज्यादा, ऐसे क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं, घबराइएगा नहीं। यहां से कुछ अल्फा पार्टिकल गए और ये हो गया इसका डिफ्लेक्शन, कुछ अल्फा पार्टिकल गए, ये हो गया इनका डिफ्लेक्शन, और वेरी फ्यू का मतलब समझ रहे हो, 8000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल होगा जो गया और वापस अपने उसी रास्ते से चला आया होगा। कोई अल्फा पार्टिकल इसको टच नहीं करेगा। ये जो बीच में आपको सेंट्रल एटम दिखाई दे रहा है, ये सेंट्रल पार्ट जो दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर है ना, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन से भरे होते हैं। ठीक है, तो इसका नेचर हो गया पॉजिटिव। अब मैं अगर पूछूं कि न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, किसी भी न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, तो बच्चा बता पाएगा। केमिस्ट्री आप लोग सब लोग पढ़े हो, हम केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, किसी के भी न्यूक्लियस का चार्ज, यू डोंट नो, मैं बताता हूं। ये होता है एलिमेंट का नाम एक्स सपोज करो, ये होता है आपके पास जेड जिसको हम एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलते हैं, और ये ए होता है जिसको मास नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं, समझने का प्रयास करिएगा। जेड का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर, ये बोलते हैं ना आप। ठीक है, तो मान लो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का जेड की वैल्यू कितनी होगी,
एक प्रोटॉन होगा, मतलब हाइड्रोजन का चार्ज कितना हो गया, 1 प्रोटॉन मतलब 1 जेड, है ना, 1 इंटू जेड मतलब 1 इंटू ई, मतलब समझ आ रहा है ना, एक प्रोटॉन, जेड का मतलब 1, अब प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है ई, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 होता है ना। अगर मैं बोलूं सोडियम की बात करूं, सोडियम कितना होता है 11, कितने प्रोटॉन हो गए 11 प्रोटॉन हो गए, तो टोटल चार्ज कितना होगा 11 इंटू ई, होगा कि नहीं होगा, 11 प्रोटॉन थे, ये हो गया प्रोटॉन, कितने थे 11 इंटू प्रोटॉन। तो इस तरह से हम लोग चार्ज निकालते हैं। तो देखो अगर हम किसी भी जनरल किसी भी एटम का अगर आपको चार्ज निकालना है तो क्या कर रहे हैं हम, सिंपल सा, ये जो था कितने प्रोटॉन उसके अंदर है और उससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक प्रोटॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है Z इंटू ई। जब भी आप लिखेंगे प्लस ZE लिखा है, इसका मतलब समझिए ये क्या है, प्रोटॉन का चार्ज है। बात समझ में आ गई, यस नो, नहीं आया, आ गया, तो ZE मतलब प्रोटॉन का चार्ज। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ये चूंकि पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल, यहां पे क्या आपके पास ये सब अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है, किस वेलोसिटी से चल रहे हैं 1/2 mu, मतलब इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, उस कुछ काइनेटिक एनर्जी से ये चल रहा है। तो अल्फा पार्टिकल भी कैसा होता है नेचर इसका, पॉजिटिव, न्यूक्लियस भी कैसा है पॉजिटिव। दो पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे तो क्या करेंगे, टकराएंगे क्या, नहीं, दोनों एक दूसरे से रिपल करके निकल जाएंगे, एक दूसरे के करीब आते ही इनको रिपल कर देंगे। तो क्या हो रहा था, इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन देखा है, इसमें पहला ऑब्जर्वेशन देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। देखो ये वाला देखो, 1 2 3 1 2 3 4, इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रही, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, some of the alpha particle pass through the gold foil with a small angle, कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ, दिख रहा है क्या, ये देखो ये वाला है ना। तीसरा क्या था ऑब्जर्वेशन, वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट एट एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, देखो ये 90 डिग्री से ज्यादा एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्ट हुआ 90 डिग्री से ज्यादा के एंगल पर डिफ्लेक्ट हुआ। उसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन है, 1 in 8,000, 8,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल रीट्रेसेस देयर ओन पाथ, क्योंकि बीचों बीच से जाएगा तो वापस तो आएगा ना, अब ये कहीं तो डिफ्लेक्ट कर ही नहीं सकता था, बीचों बीच से सेंटर से जाएगा तो जिस रास्ते से गया वापस से वो क्या करेगा, अब हाँ उसी रास्ते से वापस चलाएगा, रिट्रेस कर लेगा। यही था 4 ऑब्जर्वेशन, फिर से बनाता हूं। पहला ऑब्जर्वेशन क्या बोला, हाँ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। दूसरा क्या था, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल एट वेरी स्मॉल एंगल। नेक्स्ट क्या था, थर्ड पॉइंट, वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल ग्रेटर देन, हाँ ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना, वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। एंड चौथा क्या था, 1 in 8,000, 8,000 में से लगभग कोई एक अल्फा पार्टिकल रीट्रेसेस देयर ओन पाथ। क्यों डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये तो ऑब्जर्वेशन था। इन 4 ऑब्जर्वेशन से 1 2 3 4 इन्होंने कुछ कंक्लूजन बनाया। ऑब्जर्वेशन पहले मिला कि ये हो रहा है, अब ऑब्जर्वेशन के बाद वो क्या बनाएंगे, कंक्लूजन, कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी भी कहानी है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया। क्या बताया, रिजल्ट क्या बताया, मैं कंक्लूजन बोलो चाहे रिजल्ट, ठीक है। जैसे आप लोग भी अगर एक्सपेरिमेंट घर स्कूल में किया होगा तो पहले क्या बनाते हो, ऑब्जर्वेशन, कि क्या क्या आपने पाया, अब उस ऑब्जर्वेशन से आप फाइनल रिजल्ट पे आते हो कि हाँ इससे फाइनल रिजल्ट ये है। तो इन्होंने कंक्लूजन क्या दिया, जल्दी से बताओ। कंक्लूजन क्या दिया, पहला बोल रहा है मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना डिफ्लेक्शन के बहुत सारे अल्फा पार्टिकल पास कर रहा है ना। इट शोज दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। पहला बोला कि अगर बिना किसी डिफ्लेक्शन के जा रहा है अल्फा पार्टिकल, तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि ज्यादा से ज्यादा स्पेस उसके अंदर जो होगा वो कैसा होगा, एम्प्टी होगा। क्लियर हो गई। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, या सेकंड पॉइंट में कुछ तीनों को आप ला लो,
कि बोला ना सम ऑफ द या वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल शोज डिफ्लेक्शन एट एन एंगल स्मॉलर देन 90 डिग्री या ग्रेटर देन 90 डिग्री और रिट्रेसेस देयर ओन पाथ। बोला था ना, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। रिपल्सिव फोर्स हो रहा है ना, क्योंकि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है। और कैसा फोर्स लग रहा है? रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इस वजह से इसके अंदर डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि अगर ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर यहां पे डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब यहां सेंट्रल कोर एक ऐसा पॉजिटिव रीजन है जिस रीजन को उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। उन्होंने बताया कि अगर जहां से ये डिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, एंड दैट पॉजिटिव चार्ज, दैट पॉजिटिव रीजन इज नोन एज, दैट सेंट्रल रीजन इज नोन एज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये ऑब्जर्वेशन, ये इन्होंने तीन क्या बताया? रिजल्ट बताया, कंक्लूजन बताया। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका एक एक्सपेरिमेंट आपको दिखाता हूं। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है, आप देखिए, ये आपके पास कहानी क्या बोल रहा है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। क्या होगा? रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखिए स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मैं ऊपर लेके चलता हूं स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में क्या हो रहा था? बहुत सारे एटम देखिए एकदम सीधे जा रहे थे। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ चलना। देखो मैं नीचे लाते जा रहा हूं, डिफ्लेक्शन देखिए कैसे हो रहा है। ये देखो, दिख रहा है आपके पास? अब सीधा, एकदम ठीक सीधा भेजते हैं, देखो क्या होगा। कहीं तो सीधा पढ़ो। देखो ये आ गया वापस, दिख रहा है? रिट्रेस कर रहा है। ये देखो डिफ्लेक्शन। बात समझ में आ रही है? यही था आपके पास रदरफोर्ड। ये देखो गोल्ड फॉयल से पास करे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे। ये अल्फा देखो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। कुछ देखो पास कर गया, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है? एम्प्टी है क्या नहीं? और अल्फा पार्टिकल का सोर्स में क्या लिया गया? हीलियम को लिया गया। हीलियम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं ना। देखो ये गोल्ड फॉयल की कहानी दिख रहा है आपके पास? कुछ पास कर जा रहा है, पास कर जाए, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इन अल्फा इन एन एटम क्या होता है? एम्प्टी होता है, जैसा मैंने आपको भी समझाया था। फिर तीसरा देखो, ये चीज सेम कहानी अपने से चल रहा है, देखते रहो। थर्ड यही सेम फिगर कि भाई साहब जा रहे हैं, डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट, जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास जाएंगे रिफ्लेक्शन ज्यादा होने लगेगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। डिस्टेंस कम होता था, फोर्स ज्यादा लगता है। देखो डिफ्लेक्शन देखो, आप लोग देखो, ये देखो भाई साहब बहुत तेजी से भाग गए हैं, रिट्रेस वाला नहीं दिखा है। कोई बात नहीं, ठीक है। देखो चल रहा है क्या? दिख रहा है आप लोगों को? यस नो? वीडियो वाला बच्चों बोलो आप लोग, दिख रहा है? क्लियर? ये भी दिख गया? वेरी गुड। हेडिंग लिखो बच्चों ऑब्जर्वेशन, इसके बाद अगर ये फिगर बन गया तो बन गया। अब ऑब्जर्वेशन में ये वाला फिगर पहले बनाओ। हेडिंग लिखेगा बच्चों ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन on the basis of the experiment, on the basis of the experiment, the following observation is made. The following observation is made. First point, most of the alpha particle, most of the alpha particle pass through the gold foil without any deflection. Most of the gold foil pass through the most of the alpha particle pass through the gold foil without any deflection. Second point, some of the alpha particle
were deflected through a small angle, were deflected through a small angle. Next, third point. A very few alpha particles, a few alpha particles were deflected through a large angle, ब्रैकेट में लिख लेना, that is greater than 90 degree, through a large angle, ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिएगा, that is greater than 90 degree, full stop. Next point लिख लीजिएगा, 1 in 8,000 alpha particle, 1 in 8,000 alpha particle retraces their own path एक और ऑब्जर्वेशन बढ़ा लीजिएगा, पांचवा पॉइंट, ये भी अच्छा पॉइंट है, लिख लीजिएगा, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर यूनिट एरिया, ऐसे लिखिएगा n ब्रैकेट में थीटा, द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर यूनिट एरिया that reaches the screen at a scattering angle theta were found to vary as n theta, इस तरह से, is inversely proportional to sin to the power 4 theta by 2, sin to the 4 theta by 2. मतलब वहां पे जो डिफरेंट एंगल पे वेरी कर रहा है कि पर्टिकुलर एरिया पे कितने अल्फा पार्टिकल जाके हिट कर रहे होंगे, है ना, तो उसको निकालने के लिए ये भी एक ऑब्जर्वेशन जोड़ दिया गया, पांचवा। तो ये दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ दिख रहा है, एन और थीटा दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा आपके पास, आप लोग समझ सकते हैं इसका इनवर्सली का ग्राफ कैसा होता है, इस टाइप का कर्व होता है, ये बना लीजिएगा। ग्राफ बनाने के बाद फिर कंक्लूजन लिखिएगा। ग्राफ बनाने के बाद कंक्लूजन लिखा जाए। देखिए कंक्लूजन में फर्स्ट पॉइंट, एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल pass through the gold foil undeflected, as most of the alpha particle pass through the gold foil undeflected, so it indicates that most of the space in an atom is empty. So it indicates that most of the space in an atom is empty. Next point number second conclusion. Alpha particle being positively charged, and having large mass as compared to electron
and having large mass as compared to electron could only be deflected backward could only be deflected backward by some large repulsive force by some large repulsive force due to heavy and positively charged region known as the nucleus of an atom known as the nucleus of an atom. Third point, the alpha particle travel through the nucleus directly. जो एकदम ठीक सीधे जा रहा है बताओ वो क्या होगा, बताओ, एक ध्यान सुन लो। जो अल्फा पार्टिकल तो ठीक न्यूक्लियस के सीधे जा रहा है वो क्या होगा, उसी स्पीड से जाएगा या क्या होगा? ये मान लो यहाँ न्यूक्लियस है, ये बहुत तेजी से इधर आ रहा था, यहाँ पे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी या घट रुक जाएगी? कम हो जाएगी ना। इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, मतलब रिटार्डेशन हो रही है। फिर यहाँ बॉडी रेस्ट में आई, फिर वापस वो चला जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियस की तरफ अल्फा पार्टिकल अप्रोच कर रहा है उसकी स्पीड क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, एक्सेलरेशन कम हो रही है क्या नहीं? फिर रेस्ट होगी, फिर रिट्रेस कर जाएगी। तो ये भी एक लिख सकते हो, कंक्लूजन में लिख लो, द अल्फा पार्टिकल विच ट्रेवल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस डायरेक्टली travels towards the nucleus directly get retarded due to the Coulomb's force between alpha particles and the nucleus of an atom. Due to the Coulomb's force between alpha particle and and nucleus of an atom. And nucleus of an atom. लास्ट पॉइंट एक और लिख लो, एक नंबर में आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। अच्छा, कभी ये सोचा है कि उस एटम के चारों तरफ न्यूक्लियस भी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन भी तो था, तो ऐसा होना चाहिए अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के पास जाके चिपक जाना चाहिए, ऐसा भी दिमाग में आना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास अल्फा पार्टिकल के मास से बहुत कम होता है, जो इसको कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता। सिंपल सी बात। अगर कोई हल्का आदमी है और कोई बहुत भयंकर आदमी दौड़ते दौड़ते जा रहा है, तो हल्का आदमी उसको रोक लेगा? नहीं रोक पाएगा। सिंपल उसको धड़धड़ाते उसको निकल जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होने की वजह से वो अल्फा पार्टिकल्स के रास्ते में आने का कोशिश भी बेचारा नहीं करना चाहता है कि हम कहाँ है इतना भयंकर आदमी से। लिख लो एक लाइन में आंसर। फोर्थ पॉइंट में भी लिख लो। कौन सा पॉइंट है? फोर्थ। हाँ, लिख लो, इलेक्ट्रॉन बीइंग वेरी लाइट, electron being very light do not affect the alpha particles, do not affect the alpha particles। बात समझ में आ गई? यस नो? एक और चीज लिख लेते हैं, उसके बाद काम खत्म करते हैं। ये देखो, अब इसी में एक वर्ड आता है, ध्यान से समझिएगा, वो है डिस्टेंस इंपैक्ट पैरामीटर। है देखने बड़ा छोटा सा, प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, होता है क्या इम्पैक्ट पैरामीटर? देखो मैं बताता हूं। ये है न्यूक्लियस का सेंट्रल रीजन, मान लो ये न्यूक्लियस का ये सेंटर है आपके पास, और ये जो पहला डिफ्लेक्शन स्मॉल एंगल का हुआ था, इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, ये जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर। ये डिफ्लेक्शन यहां से हो गया, तो यहां से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया सीधा, और न्यूक्लियस के सेंटर से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर,
इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। लिख लो फटाफट बच्चों, इम्पैक्ट पैरामीटर। कभी कभी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हम लोग। लिख लो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ब्रैकेट में यू वेक्टर बना लीजिएगा, यू वेक्टर ब्रैकेट बंद, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल, अरे ऐसे यू पे वेक्टर का साइन, यू वेक्टर ब्रैकेट के अंदर रहेगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल direction of alpha particle from the center of the nucleus, is called impact parameter. It's called impact parameter. ठीक है, ये फिगर जो आप लोग बनाया था ना, उसी में थोड़ा सा ऐसे डॉटेड करके ये बी बना लीजिएगा, ये बी, हाँ ये बी को बनाने के बाद इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। अब जल्दी से मुझे एक बात बताओ, एक नंबर का क्वेश्चन मैं आपसे पूछा था, पहले फॉर्मूला लिख लो, उसके बाद में एक नंबर का क्वेश्चन पूछते, देखते हैं कौन बता पाएगा। ये एम यू स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर किस काइनेटिक एनर्जी के साथ, देखो ये अल्फा पार्टिकल आ रहा था, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, देखो हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 होल अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2 एम यू स्क्वायर। हो गया। अब अगर मैं इसी में एक नंबर का क्वेश्चन पूछूं, वीडियो वाला बच्चों हो गया फॉर्मूला? यस यस सबका हो गया? यस अब जल्दी से मैं, आप लोग मुझे बताओ, अगर ये बी की वैल्यू 0 हो जाए तो अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन कैसा होगा? बी की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, जल्दी बताओ फटाफट, देखते हैं कोई बच्चा। 0 हो जाने का मतलब ये कहां पे आ जाएगा, ये पार्टिकल यहां पे आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा, और सेंटर पे कोई अगर अल्फा पार्टिकल आता है तो क्या करेगा, जल्दी बताओ, रिट्रेस करेगा। एक नंबर में क्वेश्चन में बन गया कि अगर इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू 0 हो जाए तो व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स दैट द अल्फा पार्टिकल रिट्रेसेस देयर ओन पाथ। बात समझ आ गई? बस ऐसे ही कहानी छोड़ो, दिमाग नहीं लगाना है, इसको गंदा नहीं करना है। क्लियर हो गया सबको? अब इसी में एक और बात हम लोग को पढ़ना होगा, कल पढ़ेंगे, घबराइएगा मत, वो जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इधर बच्चा, ए भैया छोटे भैया साहब देख लीजिए थोड़ा, है ना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, फिर कल अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा, कि ये जो अल्फा पार्टिकल बीचों बीच वाला जा रहा था, इस न्यूक्लियस के कितना नजदीक तक पहुंचा, मतलब यहां से लेकर के इसके सेंटर तक के बीच की जो दूरी होगी, इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कल लोग पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन भी है, एग्जाम में आएगा कंफर्म। चलिए, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन।